हेलो एवरीवन। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम जुएब है। आज का जो टॉपिक हमारा इट्स ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट अ सिंपल सीवी। वीडियो के टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को। तो बेसिकली इस टॉपिक में मैं दो चीज़ें डिस्कस करूँगा। एक तो मैं बेसिकली ये बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी बेसिक सिंपल सीवी कंप्लीट कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें सीवी में यूज़ करना चाहिए हैं। इसके अलावा सेकंड हम चीज़ पे बात करेंगे वो है फॉर्मेटिंग। सीवी की फॉर्मेटिंग इट्स प्ले वाइटल इम्पॉर्टेंट रोल। समझ लें कि अगर आपकी सीवी की फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है, सही नहीं है, तो बहुत ख़राब इंप्रेशन जाता है। अगर आपने ये दो चीज़ों पे काम कर लिया कि आपने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सीवी के अंदर ऐड करनी है और दूसरा आपने फॉर्मेटिंग अच्छी कर ली, तो गारंटीड आपको इंटरव्यूअर लाजमी एटलीस्ट फर्स्ट इंटरव्यू के लिए तो आपको बुलाएगा ही बुलाएगा सीवी देखने के बाद। ठीक हो गया। सीवी शॉर्टलिस्ट बेसिकली जो की जाती है वो की इसी बेस पे जाती है कि ऐसी क्या इसके अंदर स्किल्स हैं, मतलब उस बंदे के अंदर, ठीक है, वो अपनी सारी चीज़ें सीवी में अगर आप दिखा पा रहे होते हो सामने वाले को, ठीक है, तो वो आपको लाजमी एटलीस्ट पहले इंटरव्यू तक तो बुलाता ही बुलाता है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे कि सामने मैंने एक कुछ डिफरेंट बॉक्सेस बनाए हुए, ठीक है, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन प्रोजेक्ट एंड देन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, तो ये बेसिकली आपको मैं ये बताऊं कि ये वैसे तो खैर बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आते हैं। आप इसके अंदर काफ़ी सारी लंबी डिटेल्स डाल रहे होते हो, ठीक है। आप लोगों ने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज का अलग बनाया होता है, तो स्किल्स का अलग बनाया होता है, तो अचीवमेंट का अलग आप लोगों ने हेडिंग डाली भी होती है। इसके अलावा आप लोगों ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अलग से हेडिंग डाली हुई होती है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट एक ज़बरदस्त समझ लें कि आज की दौर में बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपने सीवी बनाना सीख ली, अगर आपने सीवी में सही चीज़ें डालना सीख ली, डेट इज़ द मेन पॉइंट, तो समझ लें कि आपके लिए मसला ही नहीं है। आप अप्लाई करेंगे तो आपका 80-90% रिजल्ट आएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए लाजमी बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपने ख़ास तौर पे उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। मैं आपको बताऊँगा किस तरह से उन चीज़ों को ख़ास तौर पे आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, जिन चीज़ों को ख़ास तौर पे इंटरव्यूअर देखते हैं, वो मैं आपको लॉजिकली एग्जाम्पल देके समझाऊंगा आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं ताकि फिर मैं वक्त के साथ साथ हेडिंग बाय हेडिंग आप लोगों को गाइड करता रहूँगा, समझाता रहूँगा। ऑब्जेक्टिव बेसिकली ऑब्जेक्टिव से आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे ऐड करूँ बिफोर टू स्टार्ट, कि सीवी आप लोगों को कोशिश करनी है कि वो आपकी 1 से 2 पेज की उससे ज़्यादा लेंथी ना हो। ऐसा ना हो कि सामने वाले इंटरव्यूअर को लगे कि यार वो पता नहीं कोई ऐसे उसके सामने आ गया, वो ऐसे खुल के बैठा हुआ है, ठीक है। सीवी लगना चाहिए। सीवी का मतलब ये होता है कि आपकी बेसिकली आपका जो इम्प्रेशन है, ठीक है, वो इम्प्रेशन बेसिकली आप दिखा रहे होते सामने वाले को कि आप हो क्या, आई कैचिंग सीवी आपकी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। ये तो समझ आ गया कि यही आप लोगों ने 5 पॉइंट्स 5 हेडिंग्स वो आपने अपनी सीवी में ऐड करनी है, जो कि इंटरव्यूअर बेसिकली देखना चाह रहा होता है। बल्कि 5 भी नहीं देखता, जो इंपॉर्टेंट है वो शुरू की 3 है। ऑब्जेक्टिव आपका, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये 3 चीज़ों से उसको फ़र्क पड़ रहा होता है, इसके अलावा उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। तो अच्छा, मैं आगे अब इसको लेके चलता हूँ टॉपिक को। मैं बात करूँगा और ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपको याद आ रहा होगा, आप लोग 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब आप लोग जब लैब्स परफॉर्म कर रहे होते थे, तो वहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव से एक पता नहीं उस वक्त आप लोगों ने सोचा नहीं सोचा। अब आप अगर सोचेंगे ऑब्जेक्टिव में आपके पास एक या 2 लाइनें लिखी होती थी जिसको पढ़ के आप लोगों ने पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता था। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव जब आप सीवी में लिख रहे होते हो तो वो आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिकल लाइफ को डिफाइन कर रहा होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये इस तरीके से समझें, ठीक है।
सेकेंडली ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली आपका ये होना चाहिए, आपकी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है ऑब्जेक्टिव कि आप जो है आपकी अपनी वो ख़ास स्किल को यूज़ करते हुए जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हो, प्लस आप उस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा क्या पहुंचाओगे, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा क्या पहुंचाओगे अपनी उस स्किल से। आपका ऑब्जेक्टिव जो है मोर और लेस इस तरह का होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मैं एक हार्ड वर्कर इंसान हूं, ठीक है, तो मैं क्या ऑब्जेक्टिव मेरा होगा कि मैं हार्ड वर्किंग करते हुए आपके कंपनी में के गोल्स को अच्छे से पूरा कर सकता हूं आपके साथ काम करते हुए, ठीक हो गया, और अपनी नॉलेज को जो है गेन भी करूंगा, ठीक हो गया, और अपनी नॉलेज के यूज़ करते हुए जो है आपके गोल्स को अचीव भी करूंगा। ये मेरी एक जो है स्किल मैंने ऐड भी कर ली, और सामने मैंने जो है वो ऑब्जेक्टिव में सामने मैंने शो भी करवा दिया सामने वाले को, जब वो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा होगा कि उसकी कंपनी के लिए मैं किस तरह से यूज़फुल हूँ, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद ये फिर मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ये तीन चीज़ें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा कि क्या इसकी वजह होती है, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर तो आप बिगिनर हैं फिर तो आप कुछ भी डाल दें। अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं, लाइक आपके पास एक्सपीरियंस मतलब है ही 2-4-6 महीने का, ठीक है, या फिर आपके पास जो है साल का एक्सपीरियंस है, पहला एक्सपीरियंस है, सेकंड एक्सपीरियंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने तो फिर तो डाल देना है एक्सपीरियंस, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपने हमेशा क्या करना है, आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने पहले तो कोशिश ये करनी है कि मोर देन 1 ईयर वाला एक्सपीरियंस को यूज़ करें, ठीक है। इससे लेस एक्सपीरियंस तो आपने यूज़ ही नहीं करना। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है, आपने अगर आपके पास एक्सपीरियंस 2-4-6 एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से। अगर आपके पास 2-4-6 एक्सपीरियंस हैं, आप एक्सपीरियंस आदमी, आप एक्सपीरियंस हैं वॉट एवर जो भी मेल फीमेल, ठीक है, तो आपने जो है कोशिश करनी है कि मोर देन अ ईयर वाले एक्सपीरियंस को ही चूज़ करके लिखना है, और रिलेटेड टू दी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन से मिलता जुलता एक्सपीरियंस ही अपनी सीवी में लिखेंगे, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर इसको ऐसे समझें कि आप जो है एक इंजीनियरिंग फर्म में अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपने जो है लाइक आपने बैचलर जो है आपने इंजीनियरिंग में भी किया हुआ, और आपने जो है BBA भी किया हुआ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाली डिग्री ही शो करना चाहिए, क्योंकि अक्सर और बेशतर 80-90% केसेस में ऐसा होता है कि आप ओवरवेट हो जाते हो। मिसाल के तौर पे एक सामने वाला बंदा आपको जिस अमाउंट की जॉब के लिए बुलाना चाह रहा है, वो देखेगा यार आप तो इतने क्वालिफाइड, पता नहीं आपने अप्लाई क्यों किया है, तो वो इम्पैक्ट सही नहीं जाएगा, वो आपको वहीं पर ही कटा देगा, वो आपको बुलाएगा ही नहीं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। समझ रहे हैं, मतलब हर जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, हर हेडिंग के ऊपर मैं आपको लॉजिक देके समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ों को मेंशन करना है और इन्हीं चीज़ों को ऐड करना है, ठीक हो गया। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने ओवरवेट भी नहीं होना है, आप लोगों ने टू द पॉइंट, अगर आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपने कोशिश करना है 1 साल से ज़्यादा वाला एक्सपीरियंस यूज़ करना है, ठीक है, कम से कम 1 साल वाला, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि यार इसने जो है, अक्सर और बेशतर होता है ये कि लोगों ने जो अगर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है तो बीच में कोई 6 महीने 3 महीने की जॉब्स भी की हुई होती हैं, ठीक है, तो वो भी लिख रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है कुछ लोगों ने इंटर्नशिप की हुई होती हैं तो वो भी लिख रहे होते हैं। आप इंटर्नशिप का एक अलग से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बीच में एक हेडिंग ऐड करके वहाँ पे आप लिख सकते हैं अपनी जो है उसको इंटर्नशिप्स को, ठीक हो गया, एक्सपीरियंस के नीचे। अदरवाइज ना भी लिखे तो मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। हाँ, उन लोगों के लिए ज़रूर एक्सपीरियंस फ़र्क पड़ना है जिन लोगों की कोई जॉब का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो लोग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में इंटर्नशिप वाले एक्सपीरियंस को भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी कंटिन्यू करूँगा सेंटेंस को जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप लोग 1 साल के दौरान 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, उसमें आपका कुछ एक्सपीरियंस 3 महीने का भी है, 4 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, वो सब आप लोगों ने डाल दिया, तो सामने वाला इंटरव्यूअर आपको कॉल कर आपको जब आपकी CV को जब देख रहा होगा
ठीक है, तो वो ये देखेगा कि यार ये तो जो है अक्सर जगहों पे 3 महीने में भी भाग गया है, 2 महीने में भाग गया है, तो ये हमारे पास कितना लंबा रुकेगा। ठीक है, 70-80% ये भी रीज़न होगा कि वो आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा नहीं। अगर बुला भी लेगा तो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी करेगा कि यार आप हमारे साथ कितना लंबा काम करोगे। तो कोशिश आपने क्या करनी है, इस वाले हेडिंग के साथ नीचे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपने वो एक्सपीरियंस यूज़ करना है, ठीक है, जो एटलीस्ट 1 ईयर तो हो ही हो। ठीक है, और कोशिश करनी है अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप, तो फिर आप जो है जिस जगह कंपनी में जिस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने वही एक्सपीरियंस, मैचेबल एक्सपीरियंस डालने हैं जो मैच कर रहे हों उस कंपनी के हिसाब से। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग की कंपनी है तो इंजीनियरिंग का ही आप लोग जो है एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, बिजनेस का एक्सपीरियंस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा आप लोगों के लिए एक तरह से आप लोग ओवरवेट भी नहीं होंगे। ठीक है, और आप लोग जो है इजीली आई कैचिंग सीवी अपनी बना सकते हैं और सामने वाले को दिखा सकते हैं इस तरह की चीज़ अपनी सीवी के अंदर डाल के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक एग्जेक्टिव लेवल का बंदा है तो वो इस केस में क्या करेगा। ठीक है भाई, देखो अगर एग्जेक्टिव लेवल का बंदा, आई डोंट थिंक सो उसको जो है आजकल के दौर में अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी थ्रू सीवी। ऑटोमेटिकली लिंक्डइन है, इसके अलावा बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ से खुद जो है लोग अप्रोच कर रहे होते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। आई डोंट थिंक सो उस कैरियर के बंदे को जो है वो ज़रूरत पड़ती होगी। ठीक है, तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी अगर आप लोगों की हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक्सपीरियंस के बाद मज़ीद पे बात करूँगा आपसे क्वालिफ़िकेशन के ऊपर। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, सॉरी मैंने शायद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ 1-2 लाइन्स वहाँ पे बता दी हैं एक्सपीरियंस में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मैं आपको ये बता रहा था कि आपने क्वालिफिकेशन अपनी जो है वही डालनी है जहाँ पे आप अप्लाई, अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो आपने वो सेम क्वालिफिकेशन जो है डालनी है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो उससे मैच होती हुई। मिसाल के तौर पे अगर तो आप जो है इंजीनियरिंग कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री भी है और बिजनेस की डिग्री भी है, तो आपने क्या करना है, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री को ही वहाँ पे मेंशन करना है अगर आपके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। अगर ज़्यादा नहीं है, अगर मजबूरन है ही आपके पास कम क्वालिफिकेशन, तो फिर आप लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, वरना आप ओवरवेट हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस में भी आप ओवरवेट हो जाते हैं अगर आप एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस लिख देते हैं, या फिर मैंने आपको बता दें कम भी लिखते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है और 2-3 महीने वाला एक्सपीरियंस भी लिख देते हैं, तो आपके साथ क्या होता है। ठीक हो गया, सेम गोज विद मोर और लेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइक मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले पोर्शन में दे दी थी, क्वालिफिकेशन में भी दे दी है कि क्या होता है कि अगर आप इररेलेवेंट एक्सपीरियंस वहाँ पे डालते हैं तो एक तो आप ओवरवेट हो जाते हैं, अगर आप इररेलेवेंट एजुकेशन डालते हैं तो भी आप यहाँ पे ओवरवेट हो जाते हैं। सामने वाला बोलता है यार ये इतना क्वालिफाइड बंदा है और अप्लाई इसने इस सैलरी के लिए किया हुआ है। तो सब चीज़ आपको आपको दिमाग में रखते हुए बेसिकली सीवी बनाना होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँ, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो इंटरव्यूअर हमेशा देखता है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर आप एक इंटरव्यूअर हों, ठीक है, आपके सामने एक सीवी आए, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपके सामने सीवी आए और 8-10 लोग और बैठे हुए हों, ठीक है, और आप मैनेजर पोजीशन पर, उससे पहले आपने सीवी देखी नहीं, आपके असिस्टेंट ने जो है आपको सीवी ला के दे दी। अब आपको उसी वक्त सीवी देखनी है और उसी वक्त जो है आपने इंटरव्यू करना है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ वो वाला स्टेप जब आप इंटरव्यू के लिए आ गए। इंटरव्यू के लिए आने से पहले इंटरव्यू के लिए आपको कॉल ही 80-90% इन 3 चीज़ों की बेस पे की जाएगी कि आपने ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन किस तरह से आई कैचिंग बनाया हुआ है। अब आप आ गए, ठीक है, अब मैं आपको एज्यूम करवा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे एज्यूम कर लेते हैं कि आप एक इंटरव्यूअर हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो। ठीक है, आपके असिस्टेंट ने अब आपको सीवी दी, तो आप भी कोशिश क्या करोगे कि आपको वहाँ पे जो है क्या चीज़ें नजर आएँ। ठीक है, आपको, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी एक्सपीरियंस के ऊपर। आप सबसे पहले देखोगे एक्सपीरियंस, ठीक है, देन आप देखोगे क्वालिफिकेशन। ये 2 चीज़ें देखोगे और आप जो है इंटरव्यू स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो और कोशिश आपने ये करनी है, अपनी सीवी अपनी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है, 2-3 पेज की नहीं बनानी है कि सामने वाले को
सामने वाला इरिटेट हो जाए, उसके पास इतना टाइम नहीं हो कि वो आपकी एजुकेशन और आपके एक्सपीरियंसेस दो चीज़ें देखने के लिए वो पेज ही घुमाता रहे कि यार ये लिखा ही कहाँ है, इसमें समझ ही नहीं आ रहा, नज़र ही नहीं आ रहा। समझ रहे हैं? इस तरह से आपने अपनी सीवी को बिल्कुल सिंपल लेकर चलना है ताकि सामने वाला जो है वो अच्छे से आपकी सीवी में से जो चीज़ वो देखना चाह रहा है उस चीज़ को देख सके। मैं आपको जो है एंड में, वीडियो के एंड में एक सैम्पल फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस तरह की आई कैचिंग सीवी लग रही होती है अगर इस बिल्कुल सिंपल चीज़ें डाल के आप जो है सीवी में ऐड करके चलते हो, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने जो है चीज़ें लिख दी हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह से चीज़ें लेके चलनी, इस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट वाले हेडिंग में हम लोग जो है अगर आपके डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स हैं तो वो आप ऐड करें, ठीक है। और इसमें भी आपने यही कोशिश करनी है कि अगर आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो आपने रेलिवेंट प्रोजेक्ट को ही डालना है, जिस जगह अप्लाई करना है उस जगह के हिसाब से। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक कंपनी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जहाँ पे रिसर्च स्किल्स वगैरह के ऊपर काम हो रहा होता है, ठीक है। और आप वहाँ पे अगर डाल के भेज देते हैं कि आपने मैटलैब के ऊपर जो है आपने सर्किट्स बनाए हुए हैं, आपका इलेक्ट्रिकल का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास 4 6 5 एक्सपीरियंस हैं, यानी आपके पास बिजनेस वाले भी थे, आपके पास इंजीनियरिंग वाले भी थे, तो आपने जो है वहाँ पे इंजीनियरिंग वाले एक्सपीरियंस को आपने प्रोजेक्ट को कोशिश करनी है कि मेंशन नहीं करना है। अगर ज़्यादा हैं, अगर कम है तो अगेन आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो प्रोजेक्ट वाला पोर्शन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें अगर आपके पास प्रोजेक्ट आपके पास हैं कुछ तो आप वो लिख दें, सर्टिफिकेट्स हैं तो इसकी जगह वो भी रिप्लेस कर सकते हैं, अचीवमेंट्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं जिनके पास प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना हो, ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज मैंने जो हेडिंग बनाई है, मैंने बनाई इस तरह की कि आप इसके अंदर स्किल्स भी लिख दो, अपनी अचीवमेंट्स भी लिख दो, ठीक है। अगेन मैं आपको कहूँगा आपने सीवी हर दफ़ा अपडेट करनी है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आए, ठीक है। और सेकेंडली आप ये ना करें कि जो जॉब देखी सीवी पुरानी आपकी बनी पड़ी हो और आप दनादन उसको उठाएं और बस शेयर करते रहें, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर बहुत कम चांसेस है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। और सेकेंडली आप खैर वो एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर कोशिश करूँगा नियर फ्यूचर वीडियो बना के डालूँ कि किस तरह की जगह पे अप्लाई करना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि आप ब्लैक लिस्ट हो जाएं, धनाधन आपने बस जहाँ देखी जॉब आई आपने अप्लाई कर दिया, ना देखा बिजनेस की है, ना देखा इंजीनियरिंग की है, ना देखा आपने प्रोग्रामर की है, ठीक है। वो खैर एक अलग टॉपिक है पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर भी कभी टाइम हुआ तो मैं ज़रूर वीडियो बना के डालूंगा, ठीक हो गया। तो खैर बताने का मकसद ये था कि आपने यहाँ पे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के अंदर आपने अपनी वो स्किल्स डालनी है जो रेलिवेंट रिलेटेड टू दी अप्लाइड जॉब हो, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उन्हीं स्किल्स को आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको जो है बेसिकली सारी स्किल्स आपने नहीं लिखनी है, हर इंसान के अंदर 2 4 5 स्किल्स होती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि स्किल्स ना हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे भी एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे बिजनेस रिलेटेड काम हो, बिजनेस रिलेटेड पोस्ट हो, ठीक है। इसके साथ साथ जो है तो आप स्किल्स में क्या लिखोगे? तो आप स्किल्स में लाजिम बात है आजकल प्रेजेंटेशन स्किल्स हर किसी की अमूमन होती ही होती है। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने जो है क्या लिखना है। तो आप अपनी स्किल्स में एक स्किल ये भी ऐड करोगे कि प्रेजेंटेशन स्किल, ठीक हो गया। तो इस तरह से अब यहाँ पे आप कोई इंजीनियरिंग की स्किल ऐड कर दोगे तो वो सीवी जो आपकी देख रहा है, जो कंपनी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाना चाह रही है, तो बोलेंगे कि यार इसने सारी की सारी इररेलेवेंट चीज़ें लिखी हैं। वहीं पे आपके पॉइंट्स जो हैं वो माइनस होना शुरू हो जाते हैं। इंटरव्यूअर जो है वो यही सोच रहा होता है कि इसको जो है बुलाने का फ़ायदा ही नहीं, या फिर लोगों ने इतनी ज़्यादा लेंथी सीवी बनाई होती है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि बैठ के सब सीवियों को पढ़े, समझ रहे हैं। तो आपने अपनी सीवी आई कैचिंग रखने की कोशिश करनी है कि एक पेज में ही सीवी आपकी आ जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। अदरवाइज आपने 1.5-2 पेज के आसपास को लेके चलना है। और फॉर्मेटिंग मैं आपको एंड में दिखाऊंगा वीडियो के कि किस तरह की फॉर्मेटिंग आप रखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि आई कैचिंग है, ठीक है। बस इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप हमारा फॉर्मेटिंग है। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आप लोग को आई बिलीव समझ आ गया होगा। आपने अपनी स्किल्स वो यहाँ पे डालनी है जो स्किल्स जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे मिलती जुलती स्किल्स आपने वहाँ पे उठा के वो रखनी है, ठीक हो गया।
इसके अलावा स्किल्स रखेंगे तो वो रेलिवेंट हो जाएगी और सीवी भी आपकी ओवरवेट लगेगी और सीवी भी आपकी जो है मतलब लगेगा कि आपने पता नहीं क्या कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, 80-90% केस में जो है मैंने आपको बता दिया कि बहुत से लोग होते हैं 80-90% लोग सीवी पूरी नहीं देखते, वो सिर्फ एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन देखते हैं, भले वो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल की जा रही हो या फिर भले वो आपका इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा हो ऑन पेरेंट जब आप पहुंच जाए इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, 80-90% केस में आपका एक्सपीरियंस और एजुकेशन ही देखा जा रहा होता है। ये दो चीज़ें ही आई कैचिंग होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपने इतनी ज़्यादा ओवरवेट सीवी बना देंगे तो वो दो चीज़ें ही वो ढूंढता रह जाएगा, वो दो चीज़ें भी उसको नहीं मिलनी। तो आप एक सिंपल 1 से 1.5 पेज 2 पेज की आप सीवी बनाएं ताकि वो दो चीज़ें जो वो ढूंढना चाह रहा है वो उसको सामने नज़र आ जाए और उनमें भी क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक हो गया। अब आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो ये तो हमारा सीवी के स्टेप्स कंप्लीट होगा कि ये स्टेप्स हमने सीवी में रखने हैं और कौन से स्टेप में हमने क्या चीज़ ऐड करनी है एज पर द सिचुएशन। ठीक हो गया। देन जो है हम आगे मूव करते हैं एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के बाद फॉर्मेटिंग के ऊपर। ये आपको एक फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा, अगर आप देखें यहाँ पे कितना सिंपल सा और कितना बेहतरीन आपको ये जो है फॉर्मेट लग रहा होगा। ठीक है, ये वही सारे के सारे स्टेप्स मैंने ऐड किए हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको पीछे पूरी वीडियो में बताए हैं, पूरे लेक्चर में बताए हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो है यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपने हेडिंग की जगह अपना नाम लिखना इतना बड़ा जैसे लगता है, जैसे आप लोग जो है आप लोगों ने अगर नाम लिखते तो ऐसा लगेगा सामने वाले को जैसे जो है वो अखबार की कोई हेडिंग पढ़ रहा है। तो आपने नाम बड़ा सा नहीं लिखना है सामने अपनी सीवी पे, उस कोशिश करनी है कि आपने लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कॉर्नर पे इस तरह से अपना नाम दें, ईमेल दें, सेल नंबर दें, बस ये 3 चीज़ें इनफ हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ये मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप किस तरह से आप ये स्टेप्स ऐड करेंगे तो सीवी आपकी दिखेगी। ठीक है, सीवी किस तरह से आपकी दिखेगी आपको नज़र आ रहा होगा सामने। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली कि फॉर्मेटिंग भी कितना इंपॉर्टेंट होती है। एक पार्ट तो हो गया कि सीवी के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, क्या चीज़ें डालना इंपॉर्टेंट थी। अब ये सेकंड पार्ट होगी कि सीवी की फॉर्मेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको फॉर्मेटिंग नज़र आ रही होगी सामने। अब आप फॉर्मेटिंग देखें तो आपको कितनी सिंपल से आई कैचिंग सीवी लग रही होगी। ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोजेक्ट, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। ठीक हो गया। अब मैं आपको यही सेम जो मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ प्रेजेंटेशन के अंदर, सेम यही स्क्रीनशॉट जिस वर्ड की फाइल से ऐड किया, अब मैं आपको वहीं लेके चलूँगा और आपको बताऊँगा कि फॉर्मेटिंग कितना इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि सामने वाला बंदा यही देख रहा होता है कि यार ये प्रोफेशनल है, अगर ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो इसको क्या आया, ये इसकी सीवी आई कैचिंग है कि नहीं, इसने फॉर्मेट सही यूज़ किया है कि नहीं किया। कोशिश आपने करनी है आपने अपनी हेडिंग्स, तो ख़ास तौर पे ये जो आपकी हेडिंग्स हैं ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इनको आपने जो है कैपिटल लेटर में ही रखना है। ठीक है, देन जो है आप इसके अंदर जो भी डिटेल डालेंगे वो स्मॉल लेटर में रख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ वर्ड की स्क्रीन। अब आप लोगों को ये वर्ड की स्क्रीन पे मैं लेकर आ गया हूँ। सेम वही जो फॉर्मेटिंग मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड की हुई थी उसी का स्क्रीनशॉट मैंने जो है लेकर डाला था वर्ड का ही सेम, तो यही आपको नज़र आ रहा होगा इसी वर्ड की फाइल के ऊपर। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है आपकी सीवी के अंदर। अगर आपकी सीवी देखें, अगर एवरीथिंग इज़ फाइन, फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी है, तो आप खुद देखें कितना अच्छा सिंपल सा डिसेंट लुक आ रहा है। ठीक है, आपको खुद नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली वर्ड की फाइल पे लाने का मकसद ये था कि मैं आपको रियल लाइफ प्रूफ के साथ दिखाऊं कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग जो है फॉर्मेटिंग अलाइन होना चाहिए और फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट होना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक ऐड कर दूंगा जहाँ पे सीवी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं सैम्पल फॉर्मेट के नाम से। गूगल ड्राइव का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। तो और कोशिश करूँगा कि जो है वहाँ से आसानी से आप लोग जो है इस सैम्पल फॉर्मेट को डाउनलोड करके आसानी से जो है मज़ीद देख सकें कि क्या कितनी अलाइनमेंट है, कौन सी फॉर्मेटिंग कहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक हो गया। चले मैं अब आपको बताऊं कि बेसिकली देखें, अगर तो मैं यहाँ पे नेम, ईमेल, सेल, ये 3 चीज़ें लिखने के बाद, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं खाली, इट्स इनफ। अगर आपको और लिखना तो लिखें, अदरवाइज ये 3 चीज़ें इनफ थी। इसके बाद देखिए 2 स्पेसिस जो है आपको
नज़र आ रहा होगा उसके बाद हेडिंग और इसके बीच में। अब मेरे सारी की सारी फॉर्मेटिंग सेम ही है, सब में जो है 2 स्पेसिंग का ही गैप है। अगर आप चाहें तो इनके बीच में भी 2 स्पेसिंग रख सकते हैं, लेकिन देखिए आउटलुक ख़राब हो रहा है, आउटलुक इतना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह से आपको जो है आई कैचिंग सीवी बनाने के लिए ये चीज़ आपको देखना पड़ेगी। ठीक है, अब आपको मेरी हर हेडिंग से दूसरी हेडिंग के बीच में 2 स्पेसिंग का ही गैप नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इन द एंड ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे मजीद मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अगर मुझे ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दोनों पे अगर क्लिक करके आपको दिखाऊं तो दोनों पे देखें, दोनों पे सेम फॉन्ट और सेम साइज 16 एंड एरियल सेम फॉन्ट साइज दोनों पे है, यानी जितनी भी आपकी हेडिंग्स होंगी सबका फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए है। ठीक है, अगर वो एरियल है तो सबका एरियल हो, साइज आपने 16 रखा तो वो 16 ही हो। ठीक हो गया, ऐसा नहीं कि आपने जो है एक हेडिंग एरियल यूज़ कर लिया, दूसरी हेडिंग आपने टाइम न्यू रोमन यूज़ कर लिया, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी सीवी पे डाल रहा होता है, खास तौर पे फॉर्मेटिंग का, अगर आप इस तरह से करते हो। और कोशिश आपने करने का आपने अपना जो भी हेडिंग है इसको कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन जो दी इसका मैं आपको टाइम फॉर्मेटिंग नज़र आ रही है, टाइम न्यू रोमन। ठीक है, 12 साइज़ है, यानी अब मैं किसी भी डिस्क्रिप्शन में चला जाऊँ तो सबकी आपको सेम ही फॉन्ट साइज नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो एक आपका आउटलुक भी अच्छा हो जाएगा, पोर्ट्रेट भी अच्छा कर सकते हैं इस तरह से आप अपनी सीवी का। ठीक है, और सामने आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप एक खुद इंटरव्यूअर हैं, कल को बनते हैं, ठीक है, या बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरी अभी वीडियो देख रहे होंगे, उनमें से कुछ लोग इंटरव्यू भी लेते होंगे। ठीक है, मैंने भी एक टाइम बाद ये चीज़ें सीखी हैं, ऑफ कोर्स मुझे भी एक टाइम के बाद ये चीज़ें पता लगी कि यार इंटरव्यू में क्या चीज़ें आई कैचिंग होती हैं, क्या चीज़ें इंटरव्यूअर देखना चाह रहा होता है और क्या चीज़ें हमें ख़ास तौर पर वहाँ पर दिखाना चाहिए जो इंटरव्यूअर का नज़र आए और किस वजह से वो आपको कॉल करके बुलाए। ये 2-4-6 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि मैंने बड़ा रिसर्च करने के बाद और अपने लाइव एक्सपीरियंस के बाद जाकर जो है इन सबको गैदर करके सोचा मैं आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन जो है टॉपिक सेलेक्ट करके डाला है। ठीक है, इसमें जो है मैं इसको पार्ट 1 का नाम मैंने इसलिए दिया है कि ताकि मैं और एज पर दी नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट मंथ में जब कोई अगला टॉपिक रिलेटेड टू दी सीवी डालूं, ठीक है, तो वहाँ पे एज पर दी सिचुएशन उस हिसाब से जो है सिनेरियो मैं आपको बताऊं अगर कोई मज़ीद चीज़ें ऐड प्लस माइनस हुई हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के अंदर जो भी मैंने कंटेंट यूज़ किया वो बेशक हेल्पफुल होगा। ठीक है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको आज की इस वीडियो से। हाँ, तो उम्मीद है आप लोग जो है इस टॉपिक को क्लियर हो गए होंगे, समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कोई क्यूरी है आप लोगों की, तो मैं ज़रूर वहाँ पर रिस्पॉन्ड करता हूँ, रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है, इसके अलावा जो फॉर्मेट मैंने आपको रेकमेंड किया है इसी फॉर्मेट को यूज़ करें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जो है गूगल ड्राइव पे अपलोड करके लिंक वहाँ पे दे दूँगा, वहाँ से सैम्पल डाउनलोड कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।